मोअज़्ज़िज़ सामईन कराम, आप सुन रहे हैं दियारे उर्दू चैनल पर मुस्तनसर हुसैन तारड़ की किताब राग। कल सुबह तक वो अपनी कोठड़ी में था। कहने को तो ये जेल की कोठड़ी थी, लेकिन इसमें वो तमाम तरह आसाइशें थीं जो किसी 5 स्टार होटल में मुयस्सर हो सकती थीं। कालिए के एक दोस्त ने एक उम्र यूरोप में गुजारी थी और बिलाखिर अपनी तमाम तर दौलत समेटकर पाकिस्तान वापस आ गया। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसमें अगर आपके पास रुपया पैसा हो तो आप हर चीज़ ख़रीद सकते थे, इंसान भी, इंसाफ भी। बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, माइंड यू, बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी। वहाँ उसको कोठड़ी में उसे तली हुई ट्राउट मछली और ट्रायर सॉस के हमरा सफ़ेद फ्रांसीसी वाइन भी मुहैया हो सकती थी अगर वो ख्वाहिश करता तो, लेकिन हमेशा फ़र्क रहता है एक पुरआसाइश जेल की कोठड़ी में और किसी पसमानदा गांव के एक कच्चे मकान में। आज़ादी का बेल आउट होते ही वो वापस इस्लामाबाद नहीं गया था, बल्कि उस शहर से नज़रें चुराता एक किराए की कार में सीधा लाहौर पहुंचा था और आधी रात के वक्त पहुंचा था और 7 कमरों वाली कोठी के अंदर पहुंचा था। थोड़ी सी शर्मिंदगी कि कैसे वक्त आ गया हूँ और कुछ खुजालत जब मुशाहिद आंखें मलता हुआ बाहर आया और पस मंज़र में बरगीता की आवाज़, एहतियात करना मशाल, पता नहीं कौन है। जाहिद। मुशाहिद उसकी शर्मिंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होता आगे आया और वो इतने अरसे के बाद उसे देखकर जी जान से खुश हुआ। ओए तुम? मैं और बरादर अज़ीज़। कालिए ने झुककर अपने बूट चाटते कतूरे को गालों से पकड़कर उठा लिया और मुशाहिद के सामने कर दिया। हम दोनों सुबह तक तुम्हारे मेहमान हैं और फिर हम चोलिस्तान चलेंगे। जेल के बाद सहरा बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर नागवार ना गुज़रे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाना पसंद करूँगा। बरगीता की फिर आवाज़ आई, और मुझे ना भूलना जाहिद। आहो आहो, कालिए ने खुश होकर कहा। तो मैं आया किस लिए हूँ? तुम दोनों के लिए। जेल तो तुम्हारे बगैर मजबूरी थी, सहरा तो नहीं। अच्छा अंदर आ जाओ। और मैंने रंजीत सिंह की पोती प्रिंसेस बॉम्बा सुंदरलैंड की कब्र तलाश कर ली है। हैं? कालिया एकदम हवास बाफ्ता हो गया। और बहुत हो गया। ओए पुत पेंडू, अभी अभी तो मैं जेल से निकला हूँ और अभी तुम मुझसे ऐसे कातिल किस्म के मजाक करते हो। नहीं, मैं मजाक नहीं करता। वो यहीं लाहौर में दफन है, एक क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड में। पंजाब की वाहिद डाउन टू अर्थ शहज़ादी प्रिंसेस बॉम्बा सुंदरलैंड। लेकिन अभी तुम अंदर आओ। सिर्फ मैं नहीं, मेरा बरादर अजीज़ भी। मुशाहिद ने अपना वादा पूरा नहीं किया था। पता नहीं वो अभी तक नींद में था और शायद वो नीम गनूदगी में पंजाब की रानी की कब्र कहीं देख आया था। पैनिया कस्टम सुपरिटेंडेंट माल भी खा गया और उसके माल को पकड़ भी लिया। क्या जवाब देंगे ये लोग रोज़े क़यामत? और बेशरम शख्स जेल में मुलाकात के लिए भी आ गया। यार कालिए, ऊपर से सख्त आर्डर था, मजबूरी थी, माफ़ी दे दो। पैनिया, माफ़ी तो मैं तुम्हें बाहर आकर दूंगा जब तुम्हारे पैनिया पूरे ख़ानदान को लंदन वेकेशन के रिटर्न टिकटों के हमरा शॉपिंग पॉइंट नहीं मिलेंगे और तुम्हारी बेटी को BMW का ताज़ा मॉडल भी नहीं मिलेगा। और जब BMW से तुम्हारे अगले ग्रेड का ऑर्डर नहीं निकलेगा तब मैं पैनिया तुम्हें माफ़ी दूंगा। या फिर क़यामत के रोज़ तुमसे पूछ पड़तीत होगी कि माल भी खा गए और माल पकड़ भी लिया। कोई खुदा का खौफ ही नहीं रहा लोगों के दिलों में। उसके कानों में सहरा की बेहुरमती की आवाज़ें आ रही थीं, जनरेटर की बेतुकी और बेडब आवाज़ें। मेरा ख्याल है बरादर अजीज़ थक गया है। उसने झुककर कतूरे को देखा जो एक कान खड़ा करके वव वव करने के इंतज़ार में था, और जूँ ही उसने थकावट का एक वव वव किया, कालिए ने उसे गोद में उठा लिया और वापस कैंप की जानिब जाने लगा। कतूरा अब नाम का ही कतूरा था। वो तकरीबन एक कुत्ता हो चला था। रास्ते का तयन सिर्फ जनरेटर के बेहंगम शोर से होता था। वो नूर जो सिर्फ कोहे तूर की एक झाड़ी में से जाहिर होता था, यहाँ पूरे सहरा पर उतरता था। और किला डरावर के कच्चे एहरामों, मस्जिद के शिकस्ता जालीदार झरोके पर जहाँ से बाजार की खंडर खुशनुमाई झुकती थी, वहाँ
और किले के अंदर जहाँ मुकामी दास्तानों के मुताबिक एक भेड़ उसे दरख्त तले जो आप भी मौजूद है भेड़ियों से महफूज रहती है, वहाँ शायद ज़ेरे ज़मीन उन कमरों में भी जिन पर पूरे सहरा का बोझ था और जहाँ सिर्फ एक रोशनदान में से रोशनी नीचे आती थी और उन कच्चे कमरों में यूँ फैलती थी कि यहाँ भी हैरान करती थी कि क्या सूरज की किरणें इतनी गैर मामूली, इतनी मुहैयरुल-अकूल और गैर कुदरती हो सकती हैं। यहाँ भी कोहे तूर का नूर उतरता था। वो जब सीढ़ियाँ उतरकर एक नाबीना की तरह हाथ फैलाए उन ज़ेरे ज़मीन गिरते और मखदूश हालतों वाले किसी भी लम्हे उस पर बोझ होकर मलिया मेट कर देने वाले जिंदा दरगोर कमरों में गया था तो वहाँ एक ठंडक और एक प्राइवेसी थी। उसने उन लोगों की किस्मतों पर रश किया जो बिजली की आमद से पहले इस सहरा में यहाँ किला दड़ावड़ के नीचे तय खानों में मुकम्मल आसाइशों के साथ अपने इश्क के साथ शब बसर करते थे। विच रोईदे रहंदियाँ उसने रश किया किले के चटील धूल आलूद मैदान पर एक छोटा सा कमरा नुमा रोशनदान नुमाया था। जमजमा तोपों के करीब फांसी घर से ज़रा परे नीचे बहुत नीचे उसकी रोशनी एक शतीर की सूरत अंधेरे में गिरती थी। उस अंधेरे के इर्द गिर्द पोशीदा कमरे थे जिनमें किसी ने अपने इश्क को बरहना देखा होगा, नीम तारीकी और नावाकिफ रोशनी में देखा होगा। उसने रश किया और कदम घसीटता कैंप की जानिब चलता रहा। गांव डरावर की रेत गली के आसपास चंद कच्चे कोठे थे और जो ढह चुके थे उनमें मवेशी बंधे थे और उनमें कहीं एक ऊँट शायद जानबूझकर एक ख़ास वक्फे के बाद गर्दन हिला देता था कि उसके गले से लटकती घंटियों की आवाज़ खुद उसे ही मसहूर करती थी। जब भी तारीकी में सफ़र करती ये आवाज़ उन तक पहुँचती। कतूरा जो अब कालिए की गोद में से उतरकर रेत पर इस्तराहत फरमा रहा था, एक कान उठाकर उसे बगौर और मुकम्मल संजीदगी से सुनता। अलवही रोशनियों में भीगे रंग बदलते शाही मुकाबिर अब तारीकी में रूह पोश हो चुके थे। उनसे परे सहरा के बीच बल्ब जैसे तारीकी में मौलिक हों बुझी हुई मध्यम रोशनी फैला रहे थे और उनकी रोशनी से बढ़कर जनरेटर का शोर था जो सहरा के सुकून को रेजा रेजा कर रहा था। झाड़ियों में से कालिए के कदमों की चाप सुनकर परिंदे उड़ते थे या उडारी मारकर ज़रा आगे तारीकी की आफियत में जा बैठते थे और नीचे उसके कदमों में आहटें थीं, कुरबुल कुरबुल की आवाज़ें थीं जो शायद चूहे थे। सहराई गलियां थीं जो आहट से सर निकालती थीं और इधर उधर हो जाती थीं। सहरा में जैसे बारात उतर आती है। खैमे, कनातें, जनरेटर, सोज की वैनें, सामान के अंबार, खद्दर के कुर्तों और तहमतों में और सर पर बैठी हुई पगड़ियों में सर झुकाए खामोशी से इधर उधर होते लोग, जैसे वो भी सहरा की चुप में यकदम आहटें सुनकर अपने बिलों से निकल आए थे और अब गुलहरियों की तरह इधर उधर होते थे। एक ट्रैक्टर ट्रॉली से एक आलीशान डाइनिंग टेबल और कुर्सियाँ उतारी जा रही थीं। इस शाही बंदोबस्त से अलग ज़रा फासले पर अलाव रोशन थे जिन पर चोलिस्तानी बकरों के धड़ रोस्ट हो रहे थे। फ्लश सिस्टम का भी बंदोबस्त हो चुका था। ये किस पैनिया ने ऐसे पागल खाना बंदोबस्त किया है? कालिया बुड़बुड़ाया और उसकी बुड़बुड़ाहट से कतूरे ने अंदाज़ा लगा लिया कि मालिक गुस्से में है। जाहिद कालिया एक हिस्से जमाल रखता था और इसी कमियाब हिस्स की वजह से किसी भी कदीम शय के सामने आते ही जान जाता था कि वो क्या है और उस पर कुर्बान होता था। वो अगर इन अशिया की स्मगलिंग करता था तो बहुत भारी दिल के साथ। कई बार ऐसा होता था कि वो एयरपोर्ट अपने कनेक्शन को फ़ोन करके जहाज़ पर लोड होती कंसाइनमेंट को रुकवा लेता कि उसे रात के किसी पहर ख्याल आ जाता कि उस जापान बाउंड कंसाइनमेंट में बुद्धा का एक ऐसा बेड जा रहा है जिसे अगर एक खासी रोशनी में देखा जाए तो उसकी आंखें जिंदा लगने लगती हैं, तुम्हारी तरफ देखती हैं और कालिया उसकी जुदाई बर्दाश्त ना कर पाता और अपने करम फरमा कस्टमर से कहता, यार अभी नहीं। पूरी लॉट में से वो बेड निकाल कर घर ले आता और उसके सर पर प्यार देते हुए कहता, ओए कुर्बान, मैं तुम्हें जाने देता था जापान। चुनाचे कालिया ने इस वसी पुर आसाइश बंदोबस्त को भी नापसंद किया जो उसके मकामी कनेक्शन ने ऑर्गेनाइज़ किया था, जहाँ से हिंदुस्तान का बॉर्डर भी नज़दीक था और कालिया कभी कभार
मुंह का मज़ा बदलने के लिए उन इलाकों से भी मुस्तफ़ीद हो जाता था। खद्दर की बड़ी पगड़ी वाला झुका हुआ एक और सर ठहरी हुई तारीकी में से निकलकर उसके पास आ गया। साईं, मैं अल्लाह दवाया नंबरदार हूँ, ये तुम्हारा बंदोबस्त है। साईं, अल्लाह दवाया दूरा हो गया। पैनिया, ये क्या बंदोबस्त है? अल्लाह दवाया फैसला ना कर सका कि अब्बासी साहब के हुक्म के मुताबिक उसने किला ड्रावर के साए में जो शानदार डेरे लगाए हैं उनसे साईं खुश हैं या ना खुश हैं। साईं, यजमान से डाइनिंग टेबल आया है और जनरेटर तो मुल्तान से मंगाया है, और इधर अहमदपुर शर्किया से सेंट्री फिटिंग के लिए मिस्त्री दीन पनाह को हाजिर किया था। साईं, ऐसी टैंकी फिट की है कि बटन दबाओ तो फर फर पानी फ्लश में बहता है। बैठ कर देखो साईं। कालिए ने अल्लाह दवाए को ज़ेरे लब जो कुछ कहा वो किसी के भी सुनने के लायक ना था। एक तो इस भोंकते हुए जनरेटर को बंद करो, मोमबत्तियाँ हैं। मोमबत्तियाँ? अल्लाह दवाया परेशान हो गया। साईं, बल्ब जलते हैं, जनरेटर स्विच ऑफ कर दो, और ये जो कालीन बिछा रखे हैं और उन पर कितार दर कितार कुर्सियाँ लगी हुई हैं, इन्हें उठाओ और इन कनातों और खैमों से कम 1000 गज़ परे सहरा में ले जाओ। हुक्म साईं। वो फिर दूरा हुआ और अपने चेहरे पर नापसंदीदगी को यूं ना छुपाया कि तारीकी में साईं देख तो नहीं सकता था। यकदम बल्ब टिमटिमा कर बुझ गए। जनरेटर की मशीनी गड़गड़ाहट रुकी और एक सकूत उतरा। खामोशी आ गई और उसके साथ ही 11वीं के चांद की हल्की रोशनी भी बेआवाज़ आई। पैनिया, ये बात हुई ना? क्यों बरादर अजीज़? उसने कतूरे के कान में सरगोशी की और झुक कर की, और फिर गोया अंधेरे से गोया हुआ। ओए मुशाहिदी, ओए पुत पेंडू, कहाँ हो? वो आसपास बैठे लोगों के करीब होकर पहचानने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंधेरा ऐसा था कि हल्की चांदनी के बावजूद अभी कुछ दिखाई ना दे रहा था कि आंखें आदी नहीं हो रही थीं। साईं, अगर अंधेरे में साया चल सकता है तो अल्लाह दवाया एक साए की तरह चलता आ गया। साईं, साईं साहब और मेम साहब अंदर आ गए हैं। अंदर? इधर चोलिस्तान के अंदर साईं, जिधर झाड़ियाँ और नरम रेत है। ये बाज नहीं आता मुशाहिदी का बच्चा। कालिया एक कुर्सी पर बरा जमा हो गया। झाड़ियाँ और नरम रेत? एक वसी तारीकी में उसके ऐन सामने कुछ टिमटिमाहट सी नज़र आई। रोशनी की हल्की सी लकीर लहराई, जैसे रोशनी की हल्की सी पोशीदा सी लिशक हो। फिर रोशनी तेज़ होकर किसी जीप की हेडलाइट्स में बदल गई। ये कौन है? साजिद कुरैशी साहब उधर बॉर्डर के करीब एक गुफे की तरफ गए थे। साजिद कुरैशी साहब उधर बॉर्डर के करीब एक गुफे की तरफ गए थे साईं, गाने बजाने वालों को लेने के लिए। हैं? कालिया बहुत राज़ी हुआ। पैनिया, सहरा में मुजरा होगा जी, अल्लाह के फजल से होगा। नंबरदार दानाई से सर हिलाने लगा। जीप करीब आ गई और उसकी हेडलाइट्स कालिए की आंखों को चुंधियाने के बाद फ़ौरन गुल हो गईं। चंद साए उतरे और सामने रेत पर बैठ गए। ना उनकी उम्र, ना उनकी जिन्स और ना उनकी शक्ल का पता चलता था। वो अपने साज दुरुस्त करने लगे। सर झुकाए तारीकी में सिर्फ हल्की चांदनी में उनकी मौजूदगी बरकरार नज़र आती थी। वो एक ग्रोह की शक्ल में ना दिखाई देते थे और ना आपस में रब्त रखते थे। सब अलग अलग इकाइयाँ थीं और अपने आप से काम रखते थे, आपस में बात भी नहीं करते थे। उनके साज़ों की आवाज़ें बहुत देर के बाद फितरत से अलग होती थीं, झाड़ियों में सरसराहट से चलती हुई हवा के साथ। जो परिंदे इधर उधर दिखते ना थे, कुछ उड़ते थे और बैठ जाते थे। उनकी परवाज़ की रिदम के साथ और रेत की खामोशी के साथ उनके साज़ों की लय हम आहंग होकर बुलंद होती थी। कुर्बान। कालिए ने अपनी हिप फ्लास्क का पहली बार इस्तेमाल किया और एक गहरी तमानियत और ख्वाहिश भरे घूंट से कहा, बिस्मिल्लाह। उसने हाथ लहराकर मौसीकारों को गोया इज़न गोई दिया, लेकिन मौसीकार उसकी जानिब देख ही नहीं रहे थे, अपने साज़ों और दिलों पर झुके हुए थे। थोड़ी देर कुछ और सकूत रहा। ये मुकम्मल सकूत तो ना था कि इसमें सहरा की खुफिया और ढकी हुई नामालूम आवाज़ें थीं। आग की सरसराहट थी जिस पर पकवान पकते थे, और कानों की साएं साएं भी थी जो हर खामोशी पर हावी हो जाने की कुदरत रखती है। रेत पर रुकी हुई उनके साज़ों की धुनें एक एक अलग अलग लय में बुलंद होने लगीं। बिस्मिल्लाह। कालिए ने एक तवील घूंट भर कर अपने आप को शताबी से मखमूर करने की कोशिश की। अलग अलग ने
सहरा में, जो सहरा में और उसके अंदर पोशीदा और मुकीम थे, और उनकी सरसराहटों में ये लय बुलंद होने लगी। आप किधर चले गए थे? आवाज़ बरगीता की थी, और किधर से आई थी इसका तयन कालिया बिल्कुल ना कर सका, और वह अपनी चोरी पर पकड़े जाने वाले एक बच्चे की मानिंद ज़रा हैरान और शर्मिंदा महसूस करता हुआ इधर उधर अंधेरे को देखने लगा। इधर बरगीता की आवाज़ फिर आई। मुशाहिद हंसा, और उसकी हंसी तो वो पहचानता था। ये भी करीब ही थी और बरगीता भी करीब ही थी। हेलो जाहिद। मुशाहिद उठा और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। तुम दोनों कहाँ दफ़ा हो गए थे ओए? हम यही सवाल तुमसे पूछ सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता तारीकी में बरगीता की स्याह शबी का शायबा नज़र आने लगा। मैं और बरादर अजीज़ वो रोशनी देखने गए थे जो जज़ब हो चुकी थी और फिर से फूट रही थी। बरादर अजीज़ यहीं कहीं था। कालिया झुका, आसपास देखने की कोशिश की। कतूरा चोलिस्तान की शब में कहीं था, लेकिन नज़र नहीं आ रहा था। और तुम कहाँ थे? यहीं झाड़ियों में और नरम रेत पर। वो बरगीता को बहुत एहतराम करता था, और इसीलिए उसकी आवाज़ में कोई मानी खेजी या रमजियत ना थी। हाँ, एकदम बरगीता हंसी। ज़बरदस्त, जैसे रेत तुम्हारे बदन के नीचे से खिसकती है। ज़बरदस्त। साईं बात करूं? अल्लाह दवाया फिर हाजिर होकर दूरा हो चुका था। उसकी आवाज़ में अभी तक जनरेटर को बंद करा देने की नापसंदीदगी थी। कराची वाले मेहमान स्टेशन पर उतर चुके हैं और 1.5 घंटे में इधर आ जाएंगे। जीप बहावलपुर स्टेशन के बाहर इंतज़ार करती है साईं, और इधर जो डॉक्टर साहब मेहमान आ रहे हैं, दूसरी तरफ से तो उनकी गाड़ी लेट है, ज़रा बाद में पहुंचेंगे। ठीक है, यह डॉक्टर बुड्ढा शेर हमेशा देर कर देता है। शादी भी देर से करवाई है, और पता नहीं उसने अभी तक कोई काम दिखाया है या नहीं। उसके अंदर, मेरा मतलब है उसकी बीवी के अंदर कुछ ठहरा है कि नहीं? बरगीता ने सुना और चुप रही। सहरा की रेत में यही आसानियाँ थी कि आप सुनते हैं और चुप रहते हैं, और कोई नहीं जानता कि आपका रद्द-ए-अमल क्या है। बरगीता को भी दिन रात यही ताने सुनने को मिलते थे, बाजियों से ख़ास तौर पर। हाय हाय चौधरी अल्लाहदाद का बेटा मुशाहिद, और हाय हाय बे औलाद। और कुछ देर बाद कालिया जान गया कि उसने एक ब्लंडर किया है, ये कहकर कि पता नहीं उसकी बीवी के अंदर कुछ ठहरा है कि नहीं। लेकिन अब क्या हो सकता था? वैसे भी बरगीता के अलावा मुशाहिदी भी तो बात दोनों तरफ जा सकती थी। गट्स बोथ वेज। साईं, खाना सब लोग मिलजुल कर खाएंगे या यहीं आपके सामने लगा दें? वैसे इधर चलें तो सुबहान अल्लाह, यजमान से डाइनिंग टेबल मंगाई है, और वो चोलिस्तानी बकरे भून लिए हैं सारे के सारे। पैनिया तुम्हें खाने की पड़ी है। कालिया बेहद खफा हुआ। ज़रा इनकी तो सुनो, ये क्या कह रहे हैं? नंबरदार भी बेहद खफा और पीछे होकर कुड़ने लगा कि ये कैसे मेहमान आ गए हैं? ये म्यूजिशियंस क्या कह रहे हैं जाहिद? बरगीता ने हिचकी भरकर पूछा। प्लीज़, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा।